3 घंटे के लिए उमर साहब मुझे गांधरबल कॉन्स्टिट्यूंसी 3 घंटे के लिए हवाला कर दे, खाली 3 घंटे के लिए। आपके सामने चैलेंज है, मैं दाढ़ी मुड़वाऊंगा 3 घंटे में, मैं आपको दुल्हमा से लेके बियोमा तक रोड वाइडिंग करके दे दूं। उमर साहब को सिर्फ गुलमर्ग नजर आती है, मौज मस्ती करने के लिए पूरा खानदान गुलमर्ग जाता है। क्या कभी उन्होंने सोनमर्ग को डेवलप किया? गुलमर्ग में क्या है सोनमर्ग से ज्यादा? बहुत सी ऐसी माएं पागल हो चुकी है, मेंटली उनका ये बिल्कुल हो चुका है कि वो आज भी वेट कर रहे हैं कि शाम को खाने पे मेरा बेटा वापस आ जाएगा, लेकिन वो कब्र में है। उसको कब्र में अगर कोई पहुंचाने वाला है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहता हूं कि अच्छे नौजवानों को चाहिए कि वो बीजेपी का हिस्सा बने। बीजेपी ही एक ऐसी वाहिद पार्टी है हिंदुस्तान में जहां पे आप डब से निकल के पूरे हिंदुस्तान पे राज कर सकते हो, शिवपुरा से निकल के पूरे हिंदुस्तान पे राज कर सकते हो, सोनमर्ग से निकल के पूरे हिंदुस्तान पे राज कर सकते हो, क्योंकि यहां पे खानदानों का कोई असर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन। मैं साबिक अली साबिक। हमारे साथ आज गांधरबल की वो शख्सियत हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हमारे साथ हैं फारूक गांधरबली साहब, जो एक सियासी समाजी शख्सियत हैं और साथ ही साथ इन्होंने हाल ही में बीजेपी ज्वाइन किया है। यहाँ पर मैं ये नहीं बताऊंगा कि फारूक साहब से कि आपने बीजेपी क्यों ज्वाइन किया है, क्योंकि हर किसी का अपना अपना एक अंदाज होता है और इंसान को जहाँ पर लगे कि वो अपनी सोसाइटी के लिए कुछ कर सकता है, चाहे वो एनसी हो, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे वो बीजेपी हो, अगर उसे लगे कि मैं इस पार्टी में रहकर लोगों के मसले मसाइल हल करूंगा तो पर तनकीद की कोई गुंजाइश नहीं होती है। फारूक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपने अपना वक्त दिया। हम यहाँ पर ये बात करना चाहते हैं कि गांधरबल की तरफ हम अगर देखते हैं, जैसा कि आज से कई साल पहले की गांधरबल की जो सिचुएशन है, इसकी जो टोपोग्राफी है, आज भी उसी तरह से है। कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप हर जगह गए हो, आपने देखा होगा। गांधरबल के बारे में जो आपने माइंड बनाया है, क्या देख रहे हो, किस अंदाज से देख रहे हो सियासत को और गांधरबल को? आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बात करने का मौका दिया। देखिए, जहां तक हम गांधरबल की अगर हम बात करेंगे, गांधरबल सियासी तौर एक यतीम कॉन्स्टिट्यूंसी, एक बेसहारा कॉन्स्टिट्यूंसी है, जिसको हमेशा खोखले नारों के जरिए, मजहबी मामलात के जरिए खुश रखने की कोशिश की गई। इस गांधरबल को शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने भी रिप्रेजेंट किया, इसको डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने भी रिप्रेजेंट किया, इसको उमर साहब आज दूसरी दफा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर कदावर शख्सियात ने, जेएंडके के चीफ मिनिस्टरों ने हमेशा इस गांधरबल को रिप्रेजेंट किया, क्या वजह है कि आज गांधरबल का नौजवान रो रहा? एक मामूली सी मशीन सिटी स्कीम के लिए हम तड़प रहे हैं, बिहुमा से लेके ददरहम तक की रोड वाइडिंग के लिए रो रहे, रोजगार के लिए रो रहे, पीएचसी सेंटरों में डॉक्टरों के लिए रो रहे, स्कूलों की अपग्रेडेशन के लिए रो रहे, रोजगार के लिए रो रहे। पढ़े लिखे नौजवान अब अपने पैरों पे खड़े होकर नाला सिंध से रेत और बाजी निकालते हैं, वो रो रहे हैं। गांधरबल की टूरिज्म इंडस्ट्री रो रही है। गांधरबल का नाला सिंध, जिस पे गांधरबल आबाद है, ऑनरेबल हाईकोर्ट की तरफ से 100 मीटर के दायरे के अंदर आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हो, तो कैसे आप ब्यूटीफुल इस गांधरबल को बना सकते हो? कैसे नेशनल इंटरनेशनल टूरिज्म को आप गांधरबल की तरफ रागिब कर सकते हो, जबकि जेएंडके में सबसे खूबसूरत इलाका अगर है वो गांधरबल। हमारे पास पानी भी है, हमारे पास जंगलात भी है, हमारे पास वाटर बॉडियां भी है, ठीक है ना? तो क्या कुछ नहीं है इस गांधरबल के पास? उसके बावजूद भी गांधरबल क्यों परेशान है? अगर आपको एक डॉक्टर के पास जाके आपकी बीमारी का इलाज नहीं होता है तो आप डॉक्टर को चेंज करते हैं। अगर आपको किसी दुकान से अच्छा सामान नहीं मिलता तो आप दुकान को चेंज करते हो। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि हमारे गांधरबल में जब अच्छे लोग
मेन सिटी में आते हैं तो किसी ना किसी तरीके से उनको इस तरीके से यरगमाल किया जाता है, इस तरीके से उनको प्रेशराइज किया जाता है, इस तरीके से उनको अपने जाल में फंसाया जाता है कि इन खानदानों के बगैर आपको देखने को कुछ नहीं मिलता है। यही रीजन है कि आज गांदरबल का एक मामूली सा इंसान जो लेबर है वो भी आपकी तरह परेशान है एज अ जर्नलिस्ट होके कि आपका एमएलए आपसे मिल नहीं पाता है। मैं आपकी बात से सहमत हूं। हमें बताइए कि अगर शेख खानदान जो इस वक्त बराजमान है, जो इस वक्त बरसर इक़्तिदार हैं, उमर अब्दुल्ला साहब, अगर क्या हम ख़ता मानेंगे सिर्फ शेख खानदान की, या हम ख़ता मानेंगे अपने इन गांदरबल के लोगों की जो हर बार इसी बहकावे में आते हैं, धोखे में आते हैं कि बार बार ऐसा ही होता है, जब भी इलेक्शन होते हैं तो शेख खानदान का ही कोई चिराग आगे आता है, गांदरबल की सीट ले जाता है। साहब आप उम्र में शायद मुझसे कुछ साल छोटे होंगे। मेरे वालिद से, आपके दादा से, मेरे दादा से शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने ऑटोनॉमी के नाम पे 70 साल वोट लिए। क्या वो ऑटोनॉमी कभी मिली? नहीं। 96 की असेंबली में जब 2/3 मेजॉरिटी में यहां के एमएलए ने स्टेट असेंबली में ऑटोनॉमी की बिल मेजॉरिटी में पास की, फिर वो बिल कहां गई? क्या मेरे नौजवान को हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, नौजवान को क्रिटिसिज्म, अपना माइंड पॉजिटिव बनाना चाहिए। बिल्कुल। कहां गई वो बिल, मुझे बताइए। क्या उमर साहब वाजपेयी साहब के सरकार में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर नहीं थे, इंडस्ट्रीज मिनिस्टर नहीं थे? आप मुझे बताइए। बिल्कुल। क्या मोहब्बत जी बीजेपी के साथ नहीं थी? क्या वो नहीं कहती थी कि जब मेरे सर में दर्द होता है, मेरे को कोई परेशानी होती है तो मैं मोदी जी के पास चली जाती हूं, मेरा काम हो जाता है? जैसे स्पिरिचुअल उसको ये मिलता है। तो फिर क्रिटिसिज्म किस चीज का? लोगों का एक काम बन गया है कि तनकीद का निशाना बनाते हैं। अगर तनकीद, मैं ये समझता हूं कि अगर तनकीद करनी भी हो तो बराए तामीर की जाए, कि बराए तकरीब नहीं की जाए। यहाँ पर फारूक साहब, एक ऐसा मसला जो दरपेश आता है हर रोज़ गांदरबल वालों के साथ कि इस्तिसाल होता है, तो इस दर्द की दवा क्या है, क्या किया जाए? इमाम को बदल देना चाहिए, डॉक्टर को बदलना चाहिए। गांदरबल में पढ़े लिखे नौजवान हैं, जिनमें कैपेसिटी है, जिनमें कैपेबिलिटी है कि वो इस गांदरबल की तर्जुमानी कर सकते हैं, लेकिन एक बारी उनको भी उन रीजनल पार्टियों से बाहर निकलना चाहिए, जैसे मैं निकल गया। जैसे आज लोग मेरे ऊपर, आप ये मुझे सवाल नहीं करेंगे लेकिन मैं यहीं से आपको बताऊंगा कि लोग मुझे क्रिटिसिज्म करते हैं कि कल तक आप पीडीपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे, रूलिंग पार्टी में। जब इक़्तिदार ही था, महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर थी, मैंने पीडीपी को खैराबाद कर दिया। बिल्कुल। क्यों कर दिया? कि मेरे को कहा गया कि गांदरबल से इलेक्शन नईम अख्तर साहब को लड़ना है। ठीक है ना? तो क्या इस पार्टी में जहां मेरे को स्पेस नहीं है, क्या मैं उस पार्टी में रह सकता हूं? नहीं। आप मुझे बताइए, नेशनल कॉन्फ्रेंस है यहां पे, अभी उमर साहब ने इलेक्शन ही नहीं जीता, उसने अपने 2 बेटों को यहां पे लाया, तो अब मेरे लिए स्पेस कहां है? मुझे बताइए, मेरे लिए कहां स्पेस है? बिल्कुल सही सी बात है, मैंने इसीलिए पहले ही कहा है तो लिहाजा बीजेपी एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है, पूरे दुनिया में मोदी जी का एक नाम है, लेकिन मोदी जी आप देख लीजिए कि किस गरीब घर से निकले। ये बीजेपी ही एक ऐसी वाहिद पार्टी है हिंदुस्तान में जहां पे आप डब से निकल के पूरे हिंदुस्तान पे राज कर सकते हो, शिवपुरा से निकल के पूरे हिंदुस्तान पे राज कर सकते हो, सोनमर्ग से निकल के पूरे हिंदुस्तान पे राज कर सकते हो, क्योंकि यहां पे खानदानों का कोई असर नहीं है। अब आप लोगों के पास स्पेस ही नहीं है पढ़े लिखे नौजवानों के लिए, जो लोग शौक रखते हैं कि हम मेन सिटी में जाके काम करना चाहते हैं। भाई गांदरबल में बीहोमा से लेकर दोदरहोमा रोड वाइडिंग कौन सा बड़ा मसला है? मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कि मेरे को आप 3 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए उमर साहब मुझे गांदरबल कॉन्स्टिट्यूंसी 3 घंटे के लिए हवाला कर दे, खाली 3 घंटे के लिए आपके सामने चैलेंज है। मैं दाढ़ी मुड़वाऊंगा, 3 घंटे में मैं आपको दोदरहोमा से लेकर बीहोमा तक रोड वाइडिंग करके दे दूंगा।
यानी कि आप सड़कों challenge पे, करते हैं। हाँ चैलेंज करता हूं, सड़कों पे तार के खंभे लगे हुए हैं, उनको सिर्फ हटाना है, आपकी रोड वाइडिंग हो जाएगी। दुकानदारों ने पाथ बाहर निकाले हैं, उनको हटाना है, आपकी रोड वाइडिंग हो जाएगी। लेकिन आप ये चीज करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आप अपने आपको अकाउंटेबल नहीं बनाते हैं। जब भी आवाम के दौरान के साथ आपको मिलने का मौका मिलता है, 15-20 दिन 2 महीने के बाद आप यहां डाक बंगले में आते हो तो कहते हो कि ये जब तक आर्टिकल 370 नहीं आएगा तब तक मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। फिर आपने वो इलेक्शन क्यों लड़ा? एक नौजवान को रोजगार देने के लिए आप आर्टिकल 370 की बात करते हो। मेरे गांधरबल के रेत निकालने वाले के लिए आपके पास टाइम नहीं है। आप मुझे बताइए कब आप, मैं उमर साहब से पूछना चाहता हूं, एमएलए बनने के 4 महीने बाद आपको मुबारकबाजी के लिए गांधरबल आना चाहिए था। जिन लोगों ने आपको वोट दिए, क्या वो डब आए? नहीं। क्या वो आपके गांव में आए? क्या मेरे गांव में आए? नहीं। सही। आज असेंबली में हर कोई एमएलए अपने कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करता है। मैं यतीम हूं, मेरी बात कौन करेगा? गांधरबल का आवाम यतीम है। बिल्कुल। मैं नौजवानों से हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहता हूं कि अच्छे नौजवानों को चाहिए कि वो बीजेपी का हिस्सा बने, आने वाले पंचायत इलेक्शन में आए, इस गांधरबल की बागडोर संभाले। उमर साहब को सिर्फ गुलमर्ग नजर आती है, मौज मस्ती करने के लिए पूरा खानदान गुलमर्ग जाता है। क्या कभी उन्होंने सोनमर्ग को डेवलप किया? गुलमर्ग में क्या है सोनमर्ग से ज्यादा? आप मुझे बताइए, एक चीज मुझे बताइए, गुलमर्ग में सोनमर्ग से ज्यादा क्या है? गुलमर्ग में आपको पानी नहीं मिलेगा, सोनमर्ग में देखिए कितना मीठा पानी है। फैशन शो की अगर हम बात करेंगे तो फैशन शो का मसला जो उठा असेंबली में भी उठा, बाकी जो मीडिया चैनल्स हैं उन पे भी उसका जो वायरल हुआ, और उमर साहब को बहुत से सवाल इसमें आए कि आपने जो ये फैशन शो करवाया है, लेकिन बार बार उनका एक ही जवाब रहा कि मुझे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन आई थी उसने किया था। ये क्या इतना मसला? भी कह दिया कि मेरे रिलेटिव का होटल है। आप मुझे बताइए कि आप मेरे ऑफिस में मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, क्या मेरे बगैर आप मेरे ऑफिस में घुस सकते हैं? नहीं। सही सी बात। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, आप भी एक जर्नलिज्म के साथ साथ एक समाजी कारकुन भी है। आप अपने सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करते हैं, प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं। एक छोटा मोटा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको 10 बारी तहसील जाना पड़ता है, तहसीलदार साहब के पास, डीसी साहब के पास, एसओचओ साहब के पास, इजाजत लेने के लिए। जब आप रमजान के महीने में गुलमर्ग में नंगा शो कर रहे हैं, क्या वहां के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने आपको ये नहीं बताया, उमर साहब यहां पे ये नंगा शो हो रहा है, आपको मत देखना है, आप आ जाइए? क्या आपके एमएलए को पता नहीं था? यार क्या बातें कर रहे हैं। इनको पता था कि ये स्किप हो जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन मीडिया की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से ये प्लेटफॉर्मों पे आ गए, तो अब उमर साहब ने असेंबली में कह दिया कि हाँ मेरे रिलेटिव का होटल है वहां। मीरवाज उमर फारूक की पार्टी और अब्बास अंसारी की पार्टी, उन्हें बैन लगा दी गई है। किस नजरिए से आप देखते हो, क्यों बैन लगी? हम जमहूरियत का एक हिस्सा है, हमारा मानना है कि हर किसी को बात करने का अपना हक है, लेकिन अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बैन लगी है तो उसके पीछे रीजंस होंगे, उसके पीछे एक सीआईडी का, एक एजेंसियों का एक रिपोर्ट होता है जिस चीज को लेकर सरकार कोई डिसीजन लेती है। लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, मीरवाइज मौलवी मोहम्मद यूसुफ साहब को कश्मीर से जलाए वतन किसने किया? तो शेख खानदान इसके ऊपर बात क्यों नहीं करता है? बात करनी चाहिए ना शेख खानदान को कि मीरवाइज मौलवी मोहम्मद यूसुफ साहब को किसने जलाए वतन किया, मकबूल भट्ट को किसने फांसी देगी? जो जमात इस्लामी आज भी इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है, ये जमात इस्लामी तब भी तो इलेक्शन में उतरी थी ना, इनको बंदूक उठाने पे किसने मजबूर किया? आज भी मेरी माएं, मेरी बहनें याद करती हैं कि हमारे भाई, हमारे बेटे शाम को घर वापस आ जाएंगे, लेकिन वो कब्रों में दफन है। बहुत सी ऐसी माएं पागल हो चुकी है, मेंटली उनका ये बिल्कुल हो चुका है कि वो आज भी वेट कर रहे हैं कि शाम को खाने पे मेरा बेटा वापस आ जाएगा, लेकिन वो कब्र में है। उसको कब्र में अगर कोई पहुंचाने वाला है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। पूरे गांधरबल के लोगों के लिए, खासकर नौजवान नस्ल जो है हमारे, इस वक्त जो इस दलदल में है कि मंशियात के आदी भी हो चुके हैं, और खासकर जो बेरोजगार नौजवान हैं, पूरे इस डिस्ट्रिक्ट के नौजवान से लेकर बुजुर्ग, हमारी बहनें, हमारे नौजवान, उनके लिए कौन सी मैसेज ऐसी आप देना चाहेंगे जिससे उनका ज़मीर भी बेदार हो जाए और वो नाउम्मीद ना हो? मैं आपकी माध्यम की वजाहत से खासकर नौजवानों को एक मैसेज देना चाहता हूं कि हमें सीड बदलना चाहिए।
जिस खेत से दहकां को मैसर न हो रोजी, उस खेत के हर खोशिए गुंदुम को जला। जला दो, बिल्कुल। ठीक है ना? जो बीज हमेशा हम बोते हैं और वहां से हमें कांटों के सिवा कुछ नहीं मिलता है, उसको बदलने की जरूरत है। मैं अपनी बात नहीं करता हूं, लेकिन हमारे गांधरबल में सियासी कयादत के लिए बहुत सारे नौजवान हैं जो इस गांधरबल की कयादत कर सकते हैं और गांधरबल के अवाम को इन खानदानी सियासी पार्टियों से आजादी दिला सकते हैं, नजात दिला सकते हैं, आजाद कर सकते हैं। तो हमने एक पॉजिटिव माइंड बना के गांधरबल की तकदीर को बदलने की जरूरत है, अच्छे लोगों को सामने आने की जरूरत है। और इन रीजनल पार्टियों में रह के पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, जहां पे खानदानी राज के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा तलक तजुर्बा है, आपको वहां पे टाइम जाया होगा। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को जब कोई डिसीजन लेना होता है वो फैमिली का किचन डिसीजन होता है, पीडीपी का जो डिसीजन होता है वो किचन डिसीजन होता है, कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। अगर आपने गांधरबल का नक्शा बदलना है तो बीजेपी के सिवा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे न सिर्फ इस गांधरबल बल्कि आप कश्मीर का तकदीर बदल सकते हो, अपने आप के लिए, अपने कौम के लिए खिदमत कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक साहब हमारे साथ बात करने के लिए। तो नाजरीन किराम हमारे साथ थे, मैंने पहले ही बताया कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं फारूक गांधरबली साहब, जिनसे हमने बात की खासकर इस गांधरबल टाउन के हवाले से, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट के हवाले से, और भी सियासती बातें हुई यहाँ पर। तो इंशाल्लाह रहमान किसी और प्रोग्राम में इनके साथ और गुफ्तगू होगी। फारूक साहब एक ऐसे माने जाने सियासी और समाजी शख्सियत हैं कि हम ये कहेंगे कि जब भी किसी को ज़रूरत पड़ती है तो इनके पास आते हैं, और इसके अलावा भी बहुत से ऐसे प्रोग्रामों में हिस्सा भी लेते हैं और ख़ुद ऑर्गेनाइज करते हैं जहां पर नौजवानों के लिए एक अच्छी मैसेज होती है, बुज़ुर्गों के लिए, हमारी ख़वातीन के लिए, और जितने भी हमारे वर्ल्ड डेज़ होते हैं, अच्छे अच्छे दिन होते हैं, उनको मनाने में बहुत पहले ही ये कदम उठाते हैं। तो हम इनका बहुत शुक्रिया करते हैं अपने चैनल पे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी नाजरीन का हमारे साथ जुड़ने के लिए। खुदा हाफिज़।